हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी पथवे में। ये टेस्ट सीरीज बीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, जिससे आपको एग्ज़ाम देने से पहले अपनी तैयारी को समझने और उसे बेटर बनाने का अवसर प्राप्त हो सके। ये टेस्ट सीरीज अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके। इस टेस्ट सीरीज में मैं टोटल 30 सेट अपलोड करूँगा, जिसका पहला सेट आज अपलोड किया जा रहा है और इसका कट ऑफ जो रखा गया है वो 108 रखा गया है। निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर बीपीएससी का जो कट ऑफ था वो 108 था। तो अगर आप लोग का 108 से ऊपर अगर आ रहा है नंबर तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर 100 के आसपास जिनका नंबर आ रहा है उससे कम आ रहा है तो वो लोग जो भी गलती करते हैं टेस्ट में उसको निश्चित रूप से नोट डाउन करें और उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप गलत ना करें। तो इससे ये होता है कि आप एक गलती से सीखते हैं, और ये तरीका होता है दोस्तों अपनी गलतियों को बेटर बनाने का और अपनी तैयारी को बेटर बनाने का। तो इसलिए नोट डाउन ज़रूर करें, और जो भी गलती होती है उसे उसी दिन कवर करें और उसे बेटर बनाने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी का जो डेट है वो 17 अप्रैल को प्रस्तावित किया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो निश्चित रूप से मान के चलें कि वो डेट पर एग्ज़ाम होगी, और अपने तैयारी को आप लोग कंटिन्यू करें और प्रतिदिन एक सेट जरूर दें। सेट देने से बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, और अगर बेटर कुछ सुझाव है तो कमेंट करें मुझे निश्चित रूप से। तो चलते हैं आज के इस सीरीज के पहले सेट के ऊपर। 26 जनवरी को लाल किला पर झंडा कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो 26 जनवरी के दिन राजपथ से झंडा फहराते हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त के दिन लाल किला से झंडा फहराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वप्रथम जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित किया है? तो जानवरों के लिए जो पहला कोरोना जो विकसित किया है वो रूस ने किया है। रूस ने, और उस टीके का नाम जो रखा है वो कनिवेक रखा है, कनिवेक कॉव। और इसे जो विकसित किया है वो फेडरल सेंटर ऑफ एनिमल हेल्थ ने विकसित किया है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्रवण कुमार लिमने को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक तथा न्यूनतम विद्युत खपत करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना और शिवहर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 को किस थीम के साथ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुमेन्स इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? तो 8 मार्च को मनाया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं थॉमस वॉक को। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि का परिव्यय प्रदान किया है? तो ये किया है 64,180 करोड़ रुपए का। अक्टूबर 2021 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 134वीं जयंती मनाई गई है। और ये जब आम चुनाव बिहार में हुआ था फर्स्ट टाइम, तो आपका 1946 में हुआ था आम चुनाव, और उसमें पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में भी नियुक्त किया गया 2022 में इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में, तो एम स्वामीनाथन को किया गया है। नेक्स्ट, घंटे महिलाओं की मदद के लिए बिहार पुलिस के द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो इसका हो जाएगा पुलिस दीदी। नेक्स्ट, 22 मार्च 2021 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है 109वां स्थापना दिवस। बिहार मार्च में जो हर साल 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। और बिहार जो स्थापना हुआ था बिहार का, वो आपका 1912 में हुआ था, और बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में हुआ था।
नेक्स्ट, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये किन्हें दिया गया है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये सम्राट अशोक के लिए दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को। इसकी नाटक है एक सम्राट अशोक, उन्हीं के लिए दिया गया। और इंग्लिश में जो दिया गया है वो नमिता नमिता गोखले को दिया गया है इंग्लिश भाषा के लिए, उनकी उपन्यास के लिए। उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो बदल के रखा गया है वो वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये चुना है आलिया भट्ट को। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये गुजरात को शीर्ष स्थान दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वच्छ सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये केरल को मिला है। पहला स्थान जो मिला है वो केरल को मिला है। हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप। अच्छा, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो 30 साल तक जो है वो तस्वीर खींचेंगे और वो नासा को देंगे, और ये हबल टेलीस्कोप का स्थान लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में सेमेन्यू, न्यूलैंड और चिमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बनाए गए हैं? तो ये नागालैंड के बनाए गए 3 नए जिले नागालैंड के। ये जो नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदंग बेल्जी खेरलो से सम्मानित किया है? तो ये भूटान ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया का सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया? तो ये इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट, 22 मार्च 2021 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 109वां स्थापना दिवस मनाया है बिहार ने। 22 मार्च को बिहार हर साल अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये दामोदर मौजो को दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की महिलाओं द्वारा कोरोना महामारी से बचाव तथा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हेलो साखी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर से किया गया है हेलो साखी की योजना शुरुआत। नेक्स्ट, बिहार बजट 2020-21 में सबसे अधिक राशि का आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है? सबसे अधिक राशि का आवंटन जो किया गया है वो किस क्षेत्र में किया गया है? वो तो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में टोटल जो आवंटन किया गया है वो 38 करोड़ 35 लाख रुपया किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों में 3 सबसे गरीब जिले कौन है बिहार के? 3 सबसे गरीब जिले, तो ये किशनगंज हो जाएंगे, अररिया और शिवहर हो जाएंगे। ये 3 सबसे गरीब जिले हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? तो बिहार के 4 शहर को चुना गया है बिहार के। इसमें आपका हो जाएंगे, पटना को चुना गया है, दूसरे नंबर पर बेगूसराय को चुना गया है, दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, और उसके बाद आपके नहीं सॉरी आपका पटना नहीं पटना को चुना गया है, भागलपुर को चुना गया है, बिहार शरीफ को चुना गया और मुजफ्फरपुर को चुना गया है। नेक्स्ट, 7 निश्चय योजना 2 में स्वस्थ गांव स्मृत गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटक शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट, इसमें ये शामिल नहीं है। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो वर्तमान मूल्य पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6 करोड़ 11 लाख 804 करोड़ रुपया रखा गया है। हाल ही में बिहार से संबंधित प्रकाशित पुस्तक 12
1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये विनोद कापरी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। हाल ही में ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो ये हो जाएंगे तेल अवीव। तेल अवीव जो है ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। ये इजराइल का एक शहर है, एक टाउन है। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बन गया? तो ये बारबाडोस हो गया। बारबाडोस हो गया इसका आंसर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोबोलिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? तो ये हो जाएगा पराग अग्रवाल। ट्विटर के नए सीईओ जो है पराग अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने का घोषणा किया है। तो जो किया है ये मणिपुर ने किया है। दुनिया का सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसी भारतीय व्यक्ति को इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो पूछ रहा है कि इंटरपोल के एशिया के प्रतिनिधि कौन होंगे इंटरपोल में? तो ये प्रवीण सिन्हा है। प्रवीण सिन्हा सर को बनाया गया है। अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो इसमें जो अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष का जो बचाव किया था वो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी स्थापना। अच्छा, ये स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये स्थापना जो किया गया था वो मुंबई में किया गया था। अच्छा, इसमें कौन कौन सदस्य थे इसके? तो इसके स्थापक के जो सदस्य हैं इसमें फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे और केटी तेलंग थे। नेक्स्ट, अशफाक उल्लाह खां को फांसी कब दी गई? अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी दी गई है वो 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी। अशफाक उल्लाह, अच्छा, इसको फांसी किस लिए दिया गया था? तो इसको फांसी जो दिया गया था दोस्त, इसको काकोरी कांड के लिए दिया गया था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये सहारनपुर से लखनऊ जो एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी ना, तो उसी को लूट लिया गया था इनके द्वारा। अच्छा, इनके जो मेन जो ये थे, जो इसके लीडर थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी, उनके बारे में जाना जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है ना वो कभी भी पकड़ाए नहीं, अंग्रेज के हाथ नहीं आए हैं। वो जिंदा थे और जिंदा आज़ाद थे और आज़ाद मरे वो। काकोरी कांड के जो मेन सदस्य थे उसमें प्रमुख सदस्य थे वो राजेंद्र नाथ लहरी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे और ठाकुर एक और थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठाकुर रोशन सिंह शायद। तो ये लोग थे। तो अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी वो 1608 में आई थी। 1608 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? हालांकि 1600 ईस्वी में ही इसकी कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन भारत जब आई थी तो 1608 में आई थी। विलियम्स हॉकिंस जो थे वो आए थे। अच्छा, टॉमस रो जो है वो भारत कब आए थे? तो 1615 में आए थे। अच्छा, किसके काल में आए थे? तो जहांगीर के काल में आए थे। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए थे, जो ब्रिटिश आए थे, उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है लोगों से। देखिए, बोला जाता है कि जो ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने अपना पहली फैक्ट्री जो है सूरत में खोली। लेकिन सूरत में कैसे अपनी पहली फैक्ट्री खोलेगी वो सूरत में, जबकि वो 1611 में ही मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोल चुका है। तो दक्षिण भारत, यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तर भारत का पहला फैक्ट्री जो है वो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने कहाँ खोला? तो सूरत में खोला गया, 1613 में खोला गया है। जबकि जो दक्षिण भारत का जो पहला जो कोठी खोला गया है वो 1611 में ही खोला गया है। 1611 में मछलीपट्टनम में खोला गया है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार जो है 1909 में मिला। 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हो गया। अच्छा, उसमें जो मार्लियामेंटो
जो सुधार आया था उसका सबसे बड़ा ये पक्ष था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया था वो मुंबई में किया था। अच्छा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस की जो बैठक थी ग्वालियर टैंक में हुई थी और उसका जो प्रस्ताव को मंजूरी वहीं पर दिया गया था। हालांकि आपके भारत छोड़ो को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में चलाया गया था। और गांधी जी ने यहीं पर दो मतलब जो अपना नारा दिया था, करो या मरो या अंग्रेज भारत छोड़ो। तो याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, व्यक्ति व्यक्ति सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। आपको पता होगा विनोबा भावे ने किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, वर्नाकुलर फ्लैक्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर फ्लैक्स एक्ट जो पारित हुआ था वो 1878 में हुआ था। मर्डर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती किस जगह की रानी थी? तो ये गौड़ राजवंश पड़ता है आपका, गौड़ राजवंश पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, तो वहीं की थी वो। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो जफर खान थे। नील दर्पण नाटक की विषय वस्तु क्या थी? तो नील दर्पण नाटक की जो विषय वस्तु थी वो कृषक पर अत्याचार जो हो रहा था उस समय, उसी पर नील दर्पण की नाटक की जो विषय वस्तु थी। तो इस पे देखा जाता है कि जो नील दर्पण था वो सबसे पहले वो किसके द्वारा लिखा गया, रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। और इसकी रचना कब किया था उन्होंने? तो 1859 में किया था आई थिंक। और उसमें जो इसी पुस्तक में उन्होंने अपना जो आंदोलन का नील आंदोलन जो हो रही थी उस समय जो किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था उसी का इस पर चित्रण किया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन कि लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वैमोस चंद बनर्जी जो हैं यहाँ पर वो लड़े थे। तो उसको WC है ना, बनर्जी जिसको बोला जाता है, वैमोस चंद बनर्जी लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। वो सदस्य नहीं चुने गए थे, सदस्य चुने गए थे। पहले भारतीय कौन थे जो आपके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे? वो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। याद रखिएगा इस चीज़ को। किस बौद्ध संगीत में सभा में बौद्ध धर्म दो गुटों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म जो है वो दो टुकड़ों में बट गया था। अच्छा, दो गुट जब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो 1383 ईसा पूर्व में हुई थी। और उसमें मतलब शासक कौन थे? तो कालाशोक शासक थे। और कहाँ हुई थी? तो यह वैशाली में हुई थी। अगर पूछेगा कि अध्यक्षता किसने किया था तो सावक मीर ने किया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो सोम को जो समर्पित है वो नौवां मंडल है। नौवां मंडल जो है वो पूर्णतः रूप से सोम को समर्पित है। और अगर 10वां मंडल पूछेगा तो 10वां में पुरुषोक्त मंत्र का उद्देश्य में उल्लेख किया गया है। और सातवां मंडल में जो दशराग का युद्ध हुआ था ना पुरुष नदी के किनारे, तो वो आपका सातवां मंडल में है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये इलाहाबाद के अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद के अभिलेख में मिलता है समुद्रगुप्त का उल्लेख। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? नेक्स्ट, वाडिवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? तो वाडिवास के युद्ध में अंग्रेज का जो नेतृत्व किया था वो अयरकुट ने किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था देवगिरी पे, उसमें देवगिरी का शासन कौन था? तो रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें पूछना कि कौन सा कथन सही है आपका। तो इसका तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई।
नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका प्रसिद्ध जो चित्रकार था ये आपका दसवंत भी था और उस्ताद मंसूर भी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ई। और मीर सैयद अली भी थे शायद। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेहला किसकी रचना है? तो ये निश्चित रूप से इब्न बतूता की रचना है रेहला। और ये मोरक्को का यात्री था। इसकी पुस्तक रेहला में, और जब इस समय ये भारत आया था इब्न बतूता, तो उसमें भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और उसमें आपके तुगलक का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय गद्दी पे थे। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया? तो मेगास्थनीज ने किया भारत का दौरा सबसे पहले, मेगास्थनीज। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो गिरिवस थी, राजगिरी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में होगा एक अभी, तो आंसर ही हो जाएगा, चूज़ करेंगे। मगध चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का पुरुषी राजाओं पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक कर था। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछा सत्य नहीं है, सत्य नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सत्य नहीं है, सही नहीं है या गलत है, इसमें से कौन सा? तो यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ के बच्चों को कन्फ्यूजन में डालती है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन आपसे है। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1734 में बिहार में खोली, ये बिल्कुल सही है। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना के मालगोदाम में खोली, ये बिल्कुल ये भी सही है। फ्रांसीसी का मुख्य व्यापार सोरा था, बिल्कुल ये भी सही है। और फ्रांसीसी ने अपनी दूसरी कंपनी पटना को, नहीं ये गलत हो गया, पटना में। आंसर हो गया इसका डी, ये सत्य नहीं है। 1857 की क्रांति के बारे में इनमें से कौन सा कथन कथन या बिहार के परीक्षण में सत्य नहीं है? तो बोल रहा है कि बिहार के परीक्षण में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो बिहार में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 12 जून 1857 को हुई थी, ये बिल्कुल सही कथन है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम रोहिणी नामक गांव से हुई थी, ये भी बिल्कुल सही कथन है। वीर कुंवर सिंह ने अपने गांव 22 अप्रैल 1858 को पहुंचे थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1857 में हुई थी, नहीं ये गलत है। 1800 इसकी मृत्यु 1857 में नहीं हुई थी, ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कथन जो है गलत है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो मार्च 1929 में हुआ था। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो सहयोगी थे चंपारण आंदोलन में, वो निश्चित रूप से ब्रजभूषण शर्मा भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जेपी कृपलानी भी थे, और इनमें से सभी थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बिहार में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहे हैं। 1912 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बिहार के बांकीपुर के पटना में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था वो आपका पटना में हुआ था, बांकीपुर में। अच्छा, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन क्या है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे पटना नहीं होगा, यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है, टाइप हो गया है, गया। 1922 में गया में चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उस समय सबसे नए जो कांग्रेस के जो युवा अध्यक्ष थे। 38वां अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी, तो ये क्वेश्चन गलत है। ये नहीं है बिहार के, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण नारा एवं उनसे संबंधित विशेष टिप्पणी का सही जोड़ा इनमें से कौन सा है? तो इसका, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा यह बात, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस को राष्ट्रीय द्रोहियों की जो संस्था कही वो डॉक्ट्रिन कही, बिल्कुल सही है। ये दोनों सही हो गया बिल्कुल। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये अश्विनी कुमार दत्त ने बोला, ये भी सही है बिल्कुल। वह उस दल का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये डॉक्ट्रिन, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुस्तक कबीर दास के द्वारा रचित नहीं है? तो कबीर जो है हमारे
उसके द्वारा कौन सा पुस्तक जो है रचित नहीं है? तो कुमार संभवम जो है रचित है, ये तो बिल्कुल सही हो गया, कबीर के द्वारा। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी ये है, ये तो ये दोनों हो गया। अच्छा, विक्रमोर्वशीयम जो है ये कबीर के द्वारा नहीं है, ये वहीर मिहिर के द्वारा है ये। अच्छा, ये वहीर मिहिर के द्वारा, तो ये कबीर के द्वारा नहीं है। और पंच सिद्धांतिका ये भी जो है ये भी जो है आपका वाहिर मिहिर के द्वारा ही है। तो ये दोनों ही उसके द्वारा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? स्वराज पार्टी को जो स्थापित किया था वो किसने किया था? तो स्वराज पार्टी को जो स्थापित किया है वो किसने किया है? तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय। तो सिया दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी 1923 में। लॉर्ड लिटन द्वारा इनमें से कौन सा कार्य किया गया है? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इनमें से कौन सा कार्य किया गया है वो देखना होगा इसमें कि कौन सा कार्य किया गया। तो 1877 में वर्नाकुलर टैक्स एक्ट लागू किया गया। बिल्कुल, वर्नाकुलर टैक्स एक्ट जो है ये लागू जो किया गया था ये लिटन के द्वारा किया था 1878 में। इसको हटाया था रिपन ने 1882 में, इसको हटाया था। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। और सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। विधि आयोग का गठन ये गलत है। और इनमें से लॉर्ड द्वारा कौन सा? तो ए और बी, इसका आंसर राइट हो गया ई। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है वो सुमिलित नहीं है? हेक्टर मूलम बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही है। आपका लॉर्ड हेस्टिंग जो है थे वो अंगल नेपाल युद्ध, ये बिल्कुल सही है। और लॉर्ड वेलेजली आपके थे आपके सुमिलित युग में सुमिलित नहीं है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंगर मैसूर युद्ध में। तो लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंगर, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, ये राइट आंसर डी हो गया इसका। निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छा शासन सुशासन की स्थावरण है? तो एक किसका कथन था? तो ये स्वामी दयानंद का था कथन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1940 के अधीन हुई थी, या भारत सरकार के अधीन 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 नंबर प्रश्न में आते हैं। संविधान के किस संशोधन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन में दिया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक पद के जो सलाहकार थे वो BN राव थे। किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? तो ये वित्त आयोग के सलाह पे दी जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? JV राव समिति बिल्कुल है। सिंधवी समिति ये भी बिल्कुल है। PK थुंगन समिति ये भी है। और दंतेवाड़ा समिति ये बिल्कुल, ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? कौन? राष्ट्रपति बिल्कुल अपने पद की शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति बिल्कुल लेते हैं, प्रधानमंत्री भी बिल्कुल लेते हैं, लोकसभा के स्पीकर नहीं, ये जो है शपथ नहीं लेते हैं। ये संसद के रूप में सदस्य लेते हैं। संसद के रूप में सदस्य लेते हैं, स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये किस आर्टिकल के तहत भारत के हर नागरिकों को अपने मतलब घर के ऊपर या किसी भी जगह झंडे फहराने का अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल 19 के का के अधीन जो है अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं मतलब गलत कथन कौन सा है? गलत कथन पूछ रहा है। तो बिहार विधानसभा की जो
कुल सीटें हैं वो 243 है, ये बिल्कुल सही है। और बिहार में लोकसभा की सीटें जो है वो 40 सीटें, सही है। अच्छा, बिहार में राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें, बिल्कुल सही है। और बिहार में विधान परिषद की जो 75 सीट है वो बिल्कुल सही है। तो इनमें से जो क्वेश्चन को एक भी गलत नहीं है, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए। अनुच्छेद 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद बी, इसको पढ़ लें आप अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें जो पूछा गया है इनमें से कौन सा जोड़ा चयन, सही जोड़े का चयन किया जाता है। इनमें तो आर्टिकल 1 में सही है ये। आर्टिकल 2 राज्यों का परिवेश या स्थापना का है विवरण, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमाओं का नाम या नाम में परिवर्तन जो होगा ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो आपका एक दूसरे को जो अलग करती है वो स्पेन और मोरक्को को करती है। निम्नलिखित में से सही जोड़े को पहचाने। सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा हो गया ये पीडीएफ, चलिए रहने देते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़े को पहचान कीजिए। तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, ये बिल्कुल सही है। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान, ये भी सही है। अच्छा, माउंट केवो दक्षिण अंडमान, ये भी बिल्कुल सही है। और माउंट थुलियम ग्रेट निकोबार, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सभी जोड़ा जो है बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा मिलान सही है? इनमें से बोल रहा है कि कौन सा मिलान जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा काबुल लामजो मणिपुर, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अच्छा, भृतकनिका छत्तीसगढ़, ये नहीं, ये गलत। भृतकनिका तो उड़ीसा में आता है, तो ये गलत हो गया। आपका वन विहार मध्य प्रदेश, तो वन विहार मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। और हेमिस, हेमिस जम्मू कश्मीर, नहीं सॉरी, ये लद्दाख। हेमिस जो है ये गलत है, ये लद्दाख में आता है हेमिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका रायसीना पहाड़ी जो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार आप देख लें, रायसीना पहाड़ी जो जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। ये एक्चुअल में जो आपका जो राजस्थान से चालू होता है, राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली तक चल जाता है। राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक चला जाता है रायसीना की पहाड़ी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो वेबनाड झील है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। CWG किस प्रकार की जलवायु है? तो जो CWG जो है वो किस प्रकार की जलवायु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक्चुअल में शुष्क शीत ऋतु मानसूनी जलवायु है। शुष्क शीत ऋतु एवं मानसूनी जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी परियोजना मिलान सही है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी परियोजना जो है उसकी जिसकी मिलान सही है। तो बगलियार परियोजना जो है चुनाव पे है, ये बिल्कुल सही आंसर है मिलान इसका। अलमाटी बांध सॉरी, अलमाटी जो बांध है, अलमाटी बांध परियोजना ये भी कृष्णा पे बिल्कुल सही है। मेट्टूर जो है वो कावेरी पे बिल्कुल सही है। और कलिंगपोंग परियोजना उड़ीसा में है। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी आच्छादित है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी है? तो ये कछारी मिट्टी हो जाएंगे, जिसको नवीन मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में आपका कछारी मिट्टी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में की जाती है? तो नलकूपों के द्वारा पूछा जा रहा है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में बिहार में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। और 93, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है?
तो बिहार के किस जिले में बॉक्साइट जो पाया जाता है वो रोहतास और जमुई और मुंगेर वाले इलाके में पाया जाता है। रोहतास हो जाएंगे इसके राइट आंसर, मुंगेर इलाके में बॉक्साइट पाया जाता है। अच्छा, विंध्य किस्म की चट्टानें जो पूछता है तो सोन नदी के उत्तर में होता है विंध्य किस्म, जैसे कि आपका वहाँ पर कैमूर और रोहतास में विंध्य किस्म की चट्टानें पाई जाती है। धरवाल किस्म की चट्टानें जो पाई जाती हैं, और जो आपका सोन के जो दक्षिण वाला इलाका होता है, पूरा पर्वतीय जो इलाका है, पूरा उधर से आपके जो औरंगाबाद हो गए, गया हो गए, नवादा हो गए, जमुई हो गए, ये इलाका में पूरा धरवाल किस्म की चट्टान पाई जाती है। हाल ही में प्रकाशित भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि किस राज्य में देखी गई है? सर्वाधिक वनावरण में पूछ रहा है कि वृद्धि किस राज्य में देखी गई है, तो सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि देखी गई है वो तेलंगाना में देखी गई है। पूछा गया है कि सर्वाधिक, है ना, तो तेलंगाना में कितना वृद्धि देखी गई है हाल ही में? अगर आपसे परसेंटेज पूछेगा तो 3.07% जो है वो देखी गई है वृद्धि। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है 2.22% देखी गई है। और तीसरे नंबर पर देखी गई तो उड़ीसा में देखी गई है 1.04% की वृद्धि देखी गई है। हाल ही में आय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण पाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सर्वाधिक कहाँ पाया गया है आपका, तो ये कैमूर में पाया गया है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो पाया गया वो कैमूर में पाया गया है। तो अगर अगर देखिए, या ये जो रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, वन स्थिति रिपोर्ट जो आई है हाल ही में, ये 17वीं रिपोर्ट है। सबसे पहले तो इस चीज़ की याद रखिएगा, 17वीं रिपोर्ट यहाँ पे आई है, वन स्थिति रिपोर्ट। अच्छा, ये 2021 का 17वीं रिपोर्ट है। अच्छा, किस मंत्रालय के द्वारा इसे मतलब पारित किया जाता है, इसको लाया जाता है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लाया जाता है। ये भूपेंद्र जी हमारे भी जो हैं अभी हाल ही में मतलब ये इसके मिनिस्टर हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बिहार में जो देखा गया है वना आवरण वाला जो ज़िला देखा गया है वो कैमूर को देखा गया है। कैमूर सबसे आगे है। अच्छा, सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो वो सीवर हो जाएंगे। कब सबसे कम जो है सीवर हो जाएंगे। कैमूर परसेंटेज में भी अगर देखा जाए, अगर प्रतिशत में अगर पूछता है आपसे कि प्रतिशत में कितना है, तो ये 31.3556 31.56% पे है ये। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशोषित देश यानी कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो ये कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है विश्व का। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान निम्नलिखित में से कौन है? तो वेल जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठंडा है, और ये सभी जो है गर्म है। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका के कौन से देश से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको देखें ध्यान से। अगर आप साउथ अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे साइड में पश्चिम में आपको चिली देश पड़ता है, उसके बगल में आपको अर्जेंटीना पड़ता है, और फिर ब्राज़ील पड़ता है। तो ये तीनों से कैप्रिकॉर्न जो है गुजरती है। अगर आपसे अफ्रीका का देखे पूछेगा कि अफ्रीका में किस किस देश से आपका कैप्रिकॉर्न गुजरती है, तो उसमें अफ्रीका के आपके टोटल जो हो जाएंगे शायद 6 कंट्री पड़ते हैं। नामीबिया है, आपका बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका हो जाता है, मोजाम्बिया हो जाता है, मेडागास्कर है, और एक उधर आपका शायद ऑस्ट्रेलिया भी होता है। ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिली। नेक्स्ट, सॉरी मतलब नहीं गुजरते हैं भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। वायुमंडल के चारों ओर ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए पूछा जा रहा है नाइट्रोजन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा गैस जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से सभी गैस जिम्मेवार हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन भी
पढ़ सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण जो मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 103 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 109 पूछ रहा है, सॉरी 107 जो पूछ रहे हैं, तो 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 31। 108 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 34। आप लोग निकाल लेना इसको। 109 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 97। और 110 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 111 में। संपत्ति कर को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो संपत्ति कर को लागू करने की सिफारिश जो की थी वो किस समिति ने की थी, पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये कलटोर समिति ने की थी। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना के वस्तुकार कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो वस्तुकार थे वो के.एन. राज थे। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का उपाय कौन सा नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का उपाय कौन सा नहीं है। तो राजकोषीय नीति जो होता है ये मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का उपाय नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो मनोरंजन जो कर है वो इसमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर। आयकर जो है वो नहीं है। बेरोजगारी मापने के लिए 1970 में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो बेरोजगारी नापने के लिए 1970 में जो कमेटी बनाई गई थी वो भागवती समिति को बनाया गया था। 116 नंबर, केंद्रीय बजट 2020-21 का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जो है ये दोनों हो जाएगा। डिजिटल शासन के माध्यम से निर्बाध वितरण को प्राप्त करना बिल्कुल सही है, और राष्ट्रीय अवसूचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता को सुधारना, ये दोनों सही हो जाएगा आंसर इसका। तो आप इसका देख लेंगे, ऑप्शन ई हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल जो ऐलान किया गया था कि इस साल से किस साल से अधिक आयु वाले लोगों को आरटीआर जो भरने की आवश्यकता नहीं है, उसको नहीं भरा जाएगा। तो ये सीनियर सिटीजनों को लेकर किया गया है, 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों के लिए किया गया है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो लेह में बनेगी। एक्चुअल में जो लेह अभी नया केंद्र शासित प्रदेश जो हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर और लेह दोनों एक में ही था, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। अभी क्या है कि वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो नहीं है। तो वहाँ के और हाल ही में इसको योजना बजट में लाया गया था कि लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा और वहाँ के युवा को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2020-21 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो 8 इसमें पूछा गया है कितनी धनराशि प्रदान की है। तो इसमें होगा आपका 68,180 करोड़ रुपया। 68,180 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात स्थित निम्न में से किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से बने सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में किया है इन्होंने। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट, आवर्ती का मात्रक क्या है? तो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो क्या है? तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्स है। हर्ट्स को नापा जाता है, आवर्ती को हर्ट्स में नापा जाता है। तो नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये एल्युमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक कौन सा है? तो
तो प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक जो है वो आइसोप्रोनिन है। रेडियो एक्टिविटा शब्द सर्वप्रथम किसने किसने उपयोग में लाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरल ने। किस धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा किसी भी धातु का। अगर तार होगा उसको गर्म किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, फ्यूज तार। फ्यूज तार जो होता है ना, घर में जो फ्यूज वगैरह होता है, जो वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए उसको दिया जाता है, ऑटो कट होता है, वो हाई वोल्टेज अगर आपका आता है तो वो वोल्टेज, ताकि जो घर होते हैं, घर में जो जरूरी सामान होते हैं वो जले ना, इसलिए फ्यूज जो होता है वो तांबे के तार से बना होता है, और जब हाई वोल्टेज आता है तो वो उड़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा तांबा, तांबा के तार से। किसी परमाणु का नाभिकीय बना होता है किस चीज़ का? तो नाभिकीय जो बना होता है वो किस किस चीज़ का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए किसी परमाणु का नाभिकीय जो बना होता है, तो एक तो वो प्रोटॉन भी होगा, इसका राइट आंसर प्रोटॉन भी होगा, और इसका न्यूट्रॉन भी होगा, दोनों से होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है वो क्या है? तो कूलॉम है। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग कैसा क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जो इसका तरंग होगा वो जो होगा वो घट जाएगा। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय लंबाई कहते हैं उसको। नेक्स्ट, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्रमित पेयजल पूछ रहा है तो टाइफाइड और मियादी बुखार। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? किनके द्वारा होता है इन्फ्लुएंजा? तो इसमें वायरस का नाम पूछ रहा है, सॉरी, इसमें तो इन्फ्लुएंजा इनमें से किस वायरस के द्वारा होता है? तो इनमें से जो होता है वो मेकोस वायरस के द्वारा होता है इन्फ्लुएंजा। उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सूक्ष्म प्रजनन। स्तनधारी के शुक्राणु के माध्यम मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो ये माइक्रोकोन्डिया पाया जाता है। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट में ऑटोमस की संख्या कितनी होती है? तो वो 40 होती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसा होता है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो अपकेंद्र जैसा होता है, अपकेंद्र होता है, अपकेंद्रन होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। जब त्वरण के साथ नीचे लिफ्ट जा रही होती है तो उसका भार जो होता है वो वास्तविक भार प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस प्रकार के हार्मोन स्राव होते हैं? तो ये रिलैक्सिन होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वो ड्यूरामीटर होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो नियंत्रण करता है वो इंसुलिन करता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को जो कहते हैं वो सियोकाइटिस कहते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तंबाकू की पत्ती में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्ती में जो होता है निकोटीन पाया जाता है।
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो 80% अधिक जो होता है वो जल होता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। कौन करते हैं आकर्षक रंग प्रदान? तो इनमें से क्रोमोप्लास्ट हो जाएंगे राइट आंसर। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग जो होता है किसी प्रकार का रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो हो जाएगा फ्रुक्टोज। तो इसी के साथ दोस्तों 150 क्वेश्चन आज हम लोग अपने पहले सेट को समाप्त कर लिए हैं। आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से आज ये मेरा पहला सेट अपलोड था और मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, खांसी है, जिसके कारण से बोलने में मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। फिर भी आप लोगों को कैसा लगा ये सेट और मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया गया है वो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करेंगे और अपना मास बिल्कुल कमेंट में बताएं। धन्यवाद।